वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी क्राइम थ्रिलर फैंस। आप जहां पे भी हो कृपया स्टेज के सामने आ जाइए, मतलब स्क्रीन के सामने, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं ट्रू डिटेक्टिव सीरीज का पूरा सीजन 1, जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स की कहानी को कवर करने वाले हैं। और इस ट्रू डिटेक्टिव सीरीज का हर सीजन अलग अलग कहानियों पर आधारित है। इस पहले सीजन की वीडियो को आप जितना सपोर्ट देंगे उसके बेसिस पर हम आगे के सीजन की वीडियो आपके सामने पेश कर देंगे, इसलिए कॉमेंट्स या लाइक के जरिए हमें अपना सपोर्ट दीजिए। तो दोस्तों, मर्डर मिस्ट्री तो होगी, सस्पेंस थ्रिलर सब कुछ मौजूद है, तो बस बने रहिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है 2012 में, जब एक पुलिस डिटेक्टिव को इंटेरोगेट किया जा रहा होता है। इस डिटेक्टिव का नाम है दोस्तों मार्टिन। उसे इंटेरोगेट कर रहे होते हैं प्रेजेंट के 2 डिटेक्टिव्स। वो मार्टिन से कहते हैं कि 17 साल पहले आपने जिस कत्ल के केस को हैंडल किया था उसके बारे में कुछ बताइए, लेकिन उससे पहले इस केस में जो आपका पार्टनर था उसके बारे में कुछ कहिए। तो मार्टिन कहता है कि जिस तरह ये हमारे हाथ में नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स कौन होंगे, उसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट में ये भी अपने हाथ में नहीं होता कि तुम्हारा पार्टनर कौन होगा। मेरे पार्टनर का नाम था कोल। उसके बारे में बेसिक चीजें जानने में मुझे 3 महीने लग गए। बड़ा ही अजीब आदमी था वो, किसी से ठीक से बात तक नहीं करता था। उसके बारे में और बताने को मेरे पास कुछ नहीं है। वैसे आप लोगों को तो उस केस के बारे में जानना था ना, राइट? वो बताता हूँ, कहकर दोस्तों वो उस केस के बारे में बताना शुरू कर देता है। और जिस तरह मार्टिन से उस केस की डिटेल्स पूछी जाती है, उसी तरह दूसरे कमरे में मार्टिन के उस पार्टनर कोल से भी यही सारे सवाल पूछे जा रहे होते हैं। कोल का होलिया ही चेंज हो चुका है दोस्तों, बड़े बाल, मूछ, दाढ़ी वगैरह बनाकर 17 साल पहले से काफी डिफरेंट लग रहा होता है। तो वो भी उस केस के बारे में बताना शुरू करता है, जो कि 1995 यानी कि 1995 में हुआ था। और यहाँ कहानी शिफ्ट होती है 1995 के समय में, जब मार्टिन और कोल 3 महीने से साथ काम कर रहे होते हैं। तो आज उनको एक केस मिला है दोस्तों, और वो क्राइम सीन को देखने जाते हैं। एक गन्ने के खेत के पास एक पेड़ के नीचे एक लड़की को जान से मारा गया है। उसके शरीर पर कपड़ा भी नहीं है और उसके सर पे हिरन की सींग लगाकर उस पेड़ की जड़ों को बांधकर कोई कर्मकांड किया गया है। उस लड़की की लाश पर कई सिंबल्स बने होते हैं और इन सारी चीजों को अपनी नोटबुक में कोल स्केच कर लेता है। ये कोल थोड़ा अजीब आदमी है दोस्तों, किसी से बात नहीं करता, हर वक्त बस गहरी सोच में होता है, ठीक से सोता नहीं और उसे कई इल्यूजन्स आते रहते हैं। और तो और कई सालों से वो एक खतरनाक गैंग का मेंबर बनकर अंडरकवर काम कर रहा है। लेकिन मार्टिन एक नॉर्मल डिटेक्टिव है, वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ आराम से जिंदगी बिताता है। इस केस के बारे में मार्टिन को जरा भी आइडिया नहीं है, लेकिन कोल कहता है कि इसे कत्ल कहने के बजाय एक कर्मकांड कहा जाएगा तो सही होगा। जिसने भी ये कत्ल किया है वो दोबारा भी कर सकता है। तो अब ये लोग इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं। तो पता चलता है कि ये विक्टिम एक सेक्स वर्कर थी। तो कोल एक ऐसे क्लब में जाकर दूसरी सेक्स वर्कर से उस लड़की के बारे में पूछता है। एंड दोस्तों, कोल की तरह मार्टिन इस केस में उतना इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इस बारे में सोचते हुए सो जाता है। उसकी वाइफ उसको जगाती है और तब जाकर मार्टिन ऑफिस जाता है। तो वहाँ कोल ने उस विक्टिम की सारी डिटेल्स निकाल के रखी होती हैं और विक्टिम का शव विश्लेषण भी हो चुका होता है। डॉक्टर बताता है कि इस लड़की की बॉडी में कहीं भी कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। क्राइम सीन पर मिली हुई किसी और चीज पर भी कोई फिंगरप्रिंट मौजूद नहीं है। मरने से पहले इस लड़की ने बहुत हाई डोजेस में नशीला पदार्थ इस्तेमाल किया था। और फिर यहाँ से कोल और मार्टिन विक्टिम के घर की ओर निकल जाते हैं। पर वहाँ एक बुजुर्ग बताता है कि वो लड़की कई दिन पहले लापता हो गई थी। इसके बाद ये दोनों उस इलाके के चर्च में जाते हैं और फादर से पूछते हैं, लेकिन उसे भी कोई आइडिया नहीं होता। ये लोग उसे कुछ सिंबल्स दिखाते हैं जो उस लड़की की बॉडी पर बने हुए थे। इतना ही नहीं दोस्तों, पेड़ की जड़ों से बना एक खास तरह का पैटर्न भी दिखाते हैं जो कि वहीं क्राइम स्पॉट पे मिला था। अब उसको देखते ही फादर बताते हैं कि ये सब तो वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो शैतान को मानते हैं और उनकी पूजा करके उसको बुलाने के लिए कई चीजों का कोई कर्मकांड करते हैं। मतलब दोस्तों, जैसा कोल सोच रहा था, ये एक तरह का चढ़ावा है शैतान के लिए। दोनों डिटेक्टिव्स उस इलाके के लोकल पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर से पूछते हैं कि यहाँ एक लड़की गायब हुई है, इस बारे में इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया आपने? वो बताता है कि जब उस लड़की की माँ खुद ही आकर कहती है कि केस क्लोज कर दो, तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैंने क्लोज कर दिया। तो यहाँ से अगले सीन में कोल मार्टिन के घर में होता है। मार्टिन ने उसको डिनर के लिए इनवाइट किया था क्योंकि ये दोनों 3 महीने से साथ में काम कर रहे थे, लेकिन अभी तक एक दूसरे के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जान पाए। तो मार्टिन को लगा कि इसी बहाने दोस्ती बढ़ जाएगी और साथ काम करने में आसानी भी होगी। पर यहाँ कोल नशे में धुत होता है। मार्टिन के बच्चे तो खुसर पुसर करते हैं कि ये अंकल तो नशे में न जाने क्या क्या बक रहा है। और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, मार्टिन की वाइफ का नाम मिशेल है। वो कोल से पूछती है कि तुम्हारी शादी हो गई क्या? कोल बताता है कि शादी भी हो गई है और एक प्यारी सी बेटी भी है, लेकिन वो बेटी चल बसी। उसके बाद मैं और मेरी वाइफ अलग हो गए। अब यहाँ पे दोस्तों मिशेल ने एक सवाल किया और कोल ने सब बता दिया, लेकिन मार्टिन के लाख पूछने पर भी कोल ने उसे अपनी कोई पर्सनल बात नहीं बताई थी। हो सकता है कि फिलहाल वो नशे में है, इसलिए उसके मुंह से ये सारी चीजें निकल रही हो। खैर, अगले दिन दोनों विक्टिम के पेरेंट्स के घर जाते हैं। तो कोल उस घर के पीछे की तरफ जाता है जहाँ वही जड़ के पैटर्न्स बने होते हैं जिन्हें कोल उठाकर सेफली रख लेता है। ये सारी बातें प्रेजेंट में यानी 2012 में मार्टिन और कोल अलग अलग कमरों में बैठे इन डिटेक्टिव्स को बता रहे होते हैं दोस्तों। तो अब डिटेक्टिव्स कोल को एक फोटो दिखाते हैं जिसमें एक लड़की
जिसके शरीर पर कपड़े नहीं है, उसको एक जगह बांध के टांगा गया है। वो पूछते हैं कि इस फोटो को देखकर तुम्हें क्या लगता है? कोल कहता है कि हमारे केस में जो विक्टिम थी ये लड़की भी उसी की तरह मारी गई है। शायद 1990s में उस कातिल ने इस लड़की को भी मार डाला होगा। लेकिन दोस्तों तब वो डिटेक्टिव्स बताते हैं, मतलब नए वाले, कि ये उस वक्त का कत्ल नहीं है, हाल ही में हुआ ये कत्ल। वो कातिल जो 1995 में कत्ल कर रहा था वो आज भी ऐसे ही कत्ल कर रहा है। अब कोल कंफ्यूज होकर कहता है कि ये कैसे हो सकता है? कातिल तो उसी वक्त हमारे हाथ लग गया था। पर अब मार्टिन रियलाइज करता है कि उस वक्त जो इनके हाथ लगा था वो असली कातिल नहीं था, बल्कि असली कातिल आज भी खुलेआम घूम रहा है और कत्ल कर रहा है। तो अभी दोस्तों हुआ ये था कि प्रेजेंट के ये जो डिटेक्टिव्स हैं किसी कर्मकांड जैसे कत्ल को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और तब वो अपने रिकॉर्ड्स में चेक करने लगे कि इस तरह के कत्ल पहले भी हुए हैं या नहीं। तो तब इन्हें मार्टिन और कोल का इन्वेस्टिगेट किया हुआ वो केस मिला जिसमें इसी कर्मकांड के लिए किसी का कत्ल किया गया था। इसीलिए फिलहाल वो मार्टिन और कोल को इंटेरोगेट कर रहे हैं कि उन्हें इस बारे में क्या क्या डिटेल्स पता चली थी उनके समय में। कहानी फिर से जाती पास्ट में। मार्टिन और कोल उस जड़ के पैटर्न को विक्टिम की माँ को दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है, पर वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। और तो और दोस्तों वो अपनी बेटी जो कि विक्टिम थी उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। वो बताती कि मेरी बेटी कभी कभी मुझसे मिलने आ जाती थी और जब भी आती थी तो एक चर्च के बारे में बताती थी। कहती थी कि वो उस चर्च में अक्सर जाया करती थी। तो अब डिटेक्टिव्स पूछते हैं कि वो चर्च है कहाँ, पर लड़की की माँ उसके बारे में कुछ नहीं जानती। फिर वो विक्टिम की दोस्त से पूछते हैं, लेकिन वो भी यही कहती है कि विक्टिम ने किसी चर्च का जिक्र तो किया था, लेकिन वो कहाँ इस बारे में उसने कभी नहीं बताया। उस दिन इन्वेस्टिगेशन पूरा करके दोस्तों मार्टिन अपने घर जाने के बजाय कहीं और जाता है। तो वहाँ पे एक लड़की होती है। असल में मार्टिन का इसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और मार्टिन अक्सर घर नहीं जाता और इसी लड़की के घर आकर रहता है। पर दूसरी ओर कोल अभी भी दोस्तों उस केस के सिलसिले में एक सेक्स वर्कर से ये इन्फॉर्मेशन पता लगाता है कि इस इलाके की सेक्स वर्कर कहाँ रहती हैं। अगले दिन मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड के घर से सीधे ऑफिस आ जाता है। कोल पूछता है क्या हो गया भाई, लगता है तुम्हारी वाइफ उतनी अच्छी नहीं लगती तुम्हें? तो मार्टिन उसकी शर्ट पकड़ लेता है कि मेरी वाइफ के बारे में क्या कहा तुमने? कोल कहता है अरे मैं तुम्हारी उस वाइफ के बारे में नहीं कह रहा था, इस वाइफ के बारे में कह रहा था जिसके घर से तुम सीधे यहाँ ऑफिस चले आए। मार्टिन समझ नहीं पाता कि इसको कैसे पता चल गया। तो कोल कहता है कि अगर तुम अपने घर से आए होते ना तो धुला हुआ ड्रेस पहना होता तुमने, लेकिन तुम उसी ड्रेस में आए हो जो तुमने कल पहना हुआ था और तुम्हारे ऊपर एक नई लेडीज परफ्यूम की खुशबू आ रही है। बस आई गेस्ड इट कि तुम्हारा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा हो। मार्टिन तो एकदम हिल जाता है कि ये तो बवाल चीज है। खैर दोस्तों अब कोल ने जो सेक्स वर्कर के एड्रेस का पता लगा लिया था, ये दोनों उस जगह के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ता जरा कंफ्यूजिंग होता है तो वो एक वर्कशॉप में पहुंच जाते हैं। अब वो लोग पता जानते हैं लेकिन इनको नहीं बताते। कोल मार्टिन से कहता है कि तुम कार में रुको, मैं अभी आया। कहकर वो अपना कोट उतारकर वर्कशॉप में जाता है और उन लोगों को बहुत पीटता है। तब जाकर वो मुंह खोलकर उस एड्रेस का रास्ता बता देते हैं। अब दोनों उस जगह जाकर वहाँ की सेक्स वर्कर से पूछते हैं तो एक लड़की बताती है कि देखो जब मैंने उसको आखिरी बार देखा था तो वो भी किसी चर्च जाने की बात कर रही थी, फिर वो वापस कभी नहीं आई, लेकिन उसका एक बैग यहाँ पे पड़ा हुआ है। कहकर वो इनको एक बैग देती है। उसमें विक्टिम की डायरी होती है लेकिन उसमें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन येलो किंग नाम का कई जगहों पे जिक्र किया होता है। इस नाम को याद रखिए दोस्तों, बहुत काम आएगा आपके। अब एक दिन मार्टिन अपने परिवार के साथ अपने ससुराल गया होता है, लेकिन मार्टिन को अपने ससुराल से काफी चिढ़न है दोस्तों। वो उनके सामने उनका मजाक उड़ाता रहता है। इसी वजह से घर आकर भी मार्टिन और मिशेल के बीच झगड़ा ही चलता रहता है। तब मार्टिन देखता है कि उसके बच्चे कोई खेल खेल रहे हैं जिसमें एक गुड़िया को बिना कपड़ों के नीचे लटाया गया है और उसके चारों ओर आदमी खड़े हैं। तो मार्टिन फिलहाल जो केस हैंडल कर रहा है ये दृश्य उसी कर्मकांड से मैच करने जैसा होता है, तो मार्टिन को बड़ा अजीब लगता है। अब मार्टिन अपने परिवार के साथ है लेकिन कोल दोस्तों उस विक्टिम के बारे में लगातार लोगों से पूछताछ कर रहा होता है। अब वो उस चर्च के बारे में जानना चाहता है जहाँ विक्टिम जाया करती थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि किसी को भी उसके बारे में पता नहीं होता। अब यहाँ इतनी देर हो जाती केस सॉल्व नहीं होता। तो मार्टिन और कोल का चीफ उनको काफी सुनाता भी है कि केस को तुम कर क्या रहे हो, खत्म करने का इरादा है भी या नहीं। अब इन दोनों को विक्टिम के बैग से एक चर्च का पैम्पलेट भी मिलता है। उस पर एक एड्रेस होता है, शायद यही वो चर्च होगा। ये सोचकर ये दोनों भी उसी एड्रेस पर जाते हैं, लेकिन वहाँ एक पुराना जला हुआ चर्च होता है जो कि शायद कई साल पहले जल चुका था। वहाँ पे कोई नहीं होता। अब इनकी समझ में नहीं आता कि इस पुराने चर्च में जहाँ कोई आता जाता नहीं, यहाँ विक्टिम अक्सर क्यों आती थी। तो ये लोग उस टूटे हुए चर्च की दीवारों पर एक ड्राइंग देखते हैं जिसमें बिना कपड़ों के एक औरत होती है जिसके सर पर हिरन की सींग का बना क्रॉन है और सेम इसी स्टाइल में जो विक्टिम थी वो मरी पड़ी हुई थी। तो इन दोनों को यकीन हो जाता है कि इनकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। फिर वो फॉरेंसिक टीम को बुलाकर उस जगह की पूरी तलाशी लेते हैं, लेकिन कोई खास क्लू नहीं मिलता सिवाय दीवार पर बने उस ड्राइंग के दोस्तों। अब ये लोग पता करते हैं कि ये चर्च किसको बिलोंग करता है। तो इन्हें एक फादर का पता चलता है जो कि चर्च के जलने के बाद जगह जगह बड़े बड़े टेंट्स लगाकर जीसस के बारे में लोगों को बताया करता है। तो ये दोनों उस मीटिंग में जाकर मीटिंग के बाद फादर से पूछते हैं विक्टिम के बारे में। फादर उस लड़की को जानता था लेकिन कहता है कि पिछले 6 महीने से मैंने उसे देखा नहीं। लेकिन दोस्तों कोल वहाँ पर आए हुए सभी लोगों से विक्टिम के बारे में पूछ लेता है। उनमें ऑटिज्म से पीड़ित एक आदमी होता है और कोल उससे भी पूछता है।
तो वो बताता है कि वो लड़की जब भी यहाँ पे आती थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती थी। उसका बॉयफ्रेंड लंबा और एकदम हट्टा कट्टा था। उसके मुंह के पास एक घिनौना दिखने वाला निशान था। और दोस्तों, ये लोग जिस विक्टिम के बारे में मतलब जिसके केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उस लड़की का नाम था डोरा। तो अब इनको डोरा के उस बॉयफ्रेंड का पता लगाना है। शायद उसका इस केस में कोई कनेक्शन हो सकता है। इस एंगल में इनको इन्वेस्टिगेट करना होगा। अब आपको याद होगा कि मार्टिन ने कोल को एक बार घर में इनवाइट किया था। उसके बाद कोल अक्सर मार्टिन के घर जाकर उसकी वाइफ और बच्चों से मिलता है, उनसे बातें करता है, क्योंकि फिलहाल कोल का कोई परिवार तो है नहीं। तो एक दिन मार्टिन घर जाता है तो वहाँ कोल को देखकर वो चिढ़ जाता है और उसे अकेले में ले जाकर डांटता है कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरे घर क्यों आते हो। यहाँ इनका मामला खत्म होता है तो कोल के जाने के बाद मार्टिन मिशेल को डांटता है, लेकिन वो सीधे सीधे पूछ लेती है कि कोल तुम्हारा पार्टनर है ना, दोनों एक ही केस में काम करते हो। उसे काम के बाद यहाँ पे आने और बच्चों के साथ बात करने का टाइम मिल जाता है, लेकिन तुम्हें काम से फुर्सत ही नहीं है। काम का बहाना करके तुम पता नहीं कहाँ चले जाते हो। और अब मार्टिन की हालत खराब कि कहीं से मुझ पे शक तो नहीं हो गया। तो वो एक इमोशनल ड्रामा करके रोने लग जाता है और जैसे तैसे मिशेल को कन्विंस कर लेता है कि यार मुझ पे शक कर रही हो तुम, मैं पतिव्रता हूँ। अब आगे दिखाते हैं तो कोल ऑफिस में पुराने फाइल्स को चेक करता है कि इस डोरा की तरह पहले भी किसी लड़की के मरने का केस दर्ज हुआ है या नहीं कभी। एक दिन मिशेल कोल को एक क्लब में इनवाइट करती है। मार्टिन, मिशेल, कोल और मिशेल की एक फ्रेंड वहाँ पे होती है। अब मिशेल चाहती है कि कोल उसकी फ्रेंड के साथ कनेक्ट हो जाए, पर वहाँ मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और आदमी के साथ देखता है। उसे आता है बड़ा गुस्सा और वो ड्रिंक लेने के बहाने उसके पास जाकर पूछता है कि कौन है रे वो, और तुम उसके साथ इतना चिपक क्यों रही हो। वो कहती है कि सुनो मार्टिन, तुम्हारी तो शादी हो गई, ये परिवार भी है, तुम उनके साथ मस्त रह सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे भरोसे पड़ी रहूंगी क्या। देखो वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसी के साथ रहूंगी, और आइंदा मेरे घर मत आना और ना ही मुझसे मिलना। मार्टिन कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ मिशेल भी होती है, लेकिन बाद में दोस्तों वो अपनी गर्लफ्रेंड के कमरे में जाकर उसकी बॉयफ्रेंड को बहुत पीटता है। अब अगले सीन में कोल को उन पुराने फाइल्स में इस केस जैसे कुछ केसेस मिलते हैं जिनमें एक पैटर्न नजर आता है। एक केस में तो ये होता है कि नदी में बाढ़ आने से उसके अंदर एक लड़की की लाश बाहर निकल कर आई। तो मार्टिन कहता है कि हो सकता है नदी में डूबकर मर गई हो, इसका हमारे केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कोल कहता है कि उस लड़की की बॉडी पे जो घाव दिख रहे हैं ना, वो पानी में गिरकर डूबने से नहीं हो सकते। और तो और इस रिपोर्ट के अनुसार वो लड़की भी मरने से पहले हाई डोज में नशा कर चुकी थी। अगर हम इस लड़की के बारे में डिटेल्स पता लगाएं तो हमें अपने केस में एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है। फिर वो पानी में डूबकर मरी हुई इस लड़की के दादाजी से बात करते हैं, जो कि मछुआरे हैं। वो बताते हैं कि मेरी पोती किसी के साथ भाग गई थी, उसके बारे में मुझे बात ही नहीं करनी। तो ये लोग पूछते हैं कम से कम ये तो बताइए कि आपकी पोती किसके साथ भागी थी। तब वो बताते हैं कि मुझे तो बस ये पता है कि उसका नाम रेगी था। अब ये लोग पुलिस रिकॉर्ड्स में रेगी नाम को ढूंढते हैं और एक आदमी पे नैरो डाउन करते हैं जो कि एक बलात्कार के केस में जेल भी जा चुका है, लेकिन जेल से वो बच निकला। फिलहाल वो फरार है, शायद वही कातिल होगा। ये सोचकर रेगी को ढूंढने ये दोनों लग जाते हैं। अब यहाँ रेगी को दिखाते हैं जो किसी जगह से बाहर निकलता है। उसने गैस मास्क पहना होता है। रेगी का एक दोस्त भी है जो अभी जेल में है। अब मार्टिन और कोल उससे पूछते हैं तो पता चलता है कि रेगी नशीले पदार्थ बनाने का काम करता है। वो आगे बताता है कि रेगी का एक खास दोस्त है जिसका नाम है टायरोन। रेगी टायरोन के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहता था, शायद वो रेगी के बारे में आपको बता सकता है। अब इन्हें टायरोन को पकड़ना होगा, लेकिन उससे पहले मार्टिन को कोर्ट में हाजिर होना पड़ जाता है। दोस्तों, मार्टिन ने अपनी गर्लफ्रेंड के घर में घुसकर उसके बॉयफ्रेंड को पीटा था और गर्लफ्रेंड ने इस बात पे मार्टिन के ऊपर केस कर दिया है। लेकिन मार्टिन तो पासा ही पलट देता है और कोर्ट में ये साबित कर देता है कि उस घर में नशीला पदार्थ होने की खबर मिली थी, इसीलिए मैंने वहां रेड किया और रेड में नशीला पदार्थ भी मिला। तो अब ये केस दोस्तों गर्लफ्रेंड के खिलाफ हो जाता है और उसे फाइन भरना पड़ जाता है। सुनवाई के बाद वो मार्टिन पे चिल्लाती भी है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। अब अगले सीन में मार्टिन और कोल टायरोन की तलाश करते हैं, लेकिन वो भी फरार। तो वो टायरोन की माँ से पूछते हैं। वो कहती मेरा बेटा कई दिनों से घर आया ही नहीं, लेकिन वो एक लड़की के साथ घूमता रहता था। फिर ये लोग उस लड़की से भी मिलते हैं, पर वो कहती है कि मैं टायरोन से तो कब का ब्रेकअप कर चुकी हूँ, मुझे क्या पता कि वो कहाँ होगा। इसके बाद ये लोग एक क्लब में जाते हैं जहाँ रेगी नशीला पदार्थ बेचा करता था। क्लब के लोग बताते हैं कि हमें खुद नहीं पता था कि रेगी यहाँ की लड़कियों को नशीला पदार्थ बेचा करता था, लेकिन जब हमें पता चला तो हमने तुरंत उसको यहाँ से निकाल दिया। वो आज तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रह रहा है, लेकिन गर्लफ्रेंड ने तो कहा कि वो रेगी से ब्रेकअप कर चुकी थी। तो ये लोग उस गर्लफ्रेंड को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच मार्टिन घर जाता है तो उसकी वाइफ बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। उसने मार्टिन के लिए एक लेटर छोड़ा होता है और लेटर पढ़कर मार्टिन गुस्से से लाल, क्योंकि मार्टिन की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड को कोर्ट में फाइन भरने की नौबत आ गई थी और इसीलिए उसने बदला लेने के लिए मिशेल को सारी चीजें बता दी कि मेरा और मार्टिन का अफेयर चल रहा था। इसलिए मिशेल बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई। खैर दोस्तों, अब मार्टिन टायरोन की उस गर्लफ्रेंड को फॉलो करके टायरोन का पता लगा लेता है और उसकी ऐसी धुलाई करता है कि वो सब कुछ उगल देता है कि रेगी एक बड़े गैंग को नशीले पदार्थ सप्लाई करता है। उस गैंग को पता होगा कि वो कहाँ है। मार्टिन फिर ये बात कोल को बताता है और खुद उस जगह चला जाता है जहाँ उसकी वाइफ मिशेल काम करती है, लेकिन वो मार्टिन से मिलना ही नहीं चाहती। दोस्तों,
मार्टिन तो वहाँ पे गुस्से में हंगामा खड़ा कर देता है। इस वजह से पुलिस को आना पड़ता है और फिर कोल मार्टिन को शांत करके वहाँ से लेके जाता है। अब इन दोनों की हालत एक जैसी हो चुकी है, ना कोल का कोई परिवार ना मार्टिन का। दोनों अपना पूरा फोकस इस केस में लगा देते हैं। तब कोल मार्टिन को बताता है कि रेगी जिस गैंग को नशीले पदार्थ सप्लाई करता है ना, मैं उसी गैंग में अंडरकवर काम करता रहा। आज तक उनको ये नहीं पता चला कि मैं एक पुलिस डिटेक्टिव हूँ। मैं उस गैंग में फिर जाकर रेगी का पता लगाऊंगा। कोल भी उस गैंग के लोगों से मिलता है और क्योंकि कोल पहले से इस गैंग में रह चुका है तो उनको शक नहीं होता। और ये देखिए दोस्तों, ये है गैंग का लीडर। तो कोल उससे पूछता है कि मुझे बहुत माल की जरूरत है और वैसे हमारे गैंग को माल कौन सप्लाई कर रहा है, मुझे उससे मिलवाओ ना प्लीज। तो गैंग लीडर कहता है कि वो तो मैं मिलवा दूंगा, लेकिन आज एक जरूरी काम है, तुम उस काम को पूरा करो तो बढ़िया रहेगा। कोल के पास दोस्तों उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। असल में काम यह है कि इनके राइवल गैंग के पास माल है और इन्हें पुलिस के भेस में जाकर वो माल लेकर आना है। तो ये लोग भी राइवल गैंग के अड्डे पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको पता चल जाता है कि ये तो नकली पुलिस है। इस वजह से गैंग वॉर होती है और काफी शूट आउट भी। और इस दौरान कोल उस गैंग लीडर को बचाने के बहाने उसे ले जाकर एक कार में बिठाता है और मार्टिन को भी बुला लेता है। फिर दोनों मिलकर उस गैंग लीडर को टॉर्चर करके रेगी की जगह का पता लगा लेते हैं। कोल और गैंग लीडर वहां जाते हैं, लेकिन वहां रेगी नहीं होता दोस्तों, बल्कि उसका एक असिस्टेंट होता है। अब गैंग लीडर उसे कोल का परिचय देता है और बताता है कि इसे बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ चाहिए, इसलिए हमें रेगी से मिलना है। लेकिन गैंग लीडर की बातों से उसे शक होने लगता है कि ये नए आदमी के लिए इतना रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है, जरूर दाल में कुछ काला है। इसलिए वो रेगी के बारे में कुछ भी बताने से इनकार करके चला जाता है। कोल भी निकल जाता है, लेकिन मार्टिन उस असिस्टेंट को फॉलो करके एक जंगल में पहुंच जाता है। तब वो कोल को भी इन्फॉर्म करता है और वो भी स्पॉट पर पहुंच जाता है। वहाँ जगह जगह पे कई ट्रैप्स लगे होते हैं। ये सारी बातें आपको पता है ना दोस्तों। कोल प्रेजेंट में इन डिटेक्टिव्स को बता रहा होता है कि फिर हम अंदर जाने वाले थे, लेकिन रेगी के आदमियों ने हमें देख लिया, भारी शूट आउट हुआ, उस दिन हमारी जान बाल बाल बच गई, हम जैसे तैसे वहां से बच निकले। अब कोल यहाँ जो कुछ कह रहा होता है एग्जैक्टली वही सब मार्टिन भी उन डिटेक्टिव्स को बता रहा होता है। लेकिन दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि असल में वहाँ पे क्या हुआ था। वहाँ कोई शूट आउट नहीं हुआ था। ये दोनों ही उन ट्रैप से बचकर अंदर गए और उन्होंने रेगी को पकड़ लिया। और रेगी की अड्डी की तलाशी लेने पर मार्टिन को एक कंटेनर मिला, जिसे खोलते ही मार्टिन को ऐसा गुस्सा आता है कि वो बाहर आकर रेगी को शूट करके उसका काम तमाम कर देता है। तभी रेगी का असिस्टेंट वहां से बचकर भागता है, लेकिन ट्रैप में फंसकर वो भी मर जाता है। यहाँ सिर्फ रेगी और उसका असिस्टेंट थे, ना कि उनका कोई गैंग। अब मार्टिन ने रेगी को शूट कर दिया था, जो कि कानूनन गलत था। मार्टिन को चाहिए था कि वो रेगी को पकड़कर कोर्ट में पेश करे, लेकिन अब कोल कहता है कि तुम फिक्र मत करो। फिर वो रेगी की गन निकालकर यहाँ वहाँ रैंडमली अंधाधुंध शूट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ एक शूट आउट हुआ हो। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा होता है कि यहाँ रेगी और उसकी गैंग थी जिन्होंने हमें शूट किया, और यहाँ पे घमासान शूट आउट हुआ जिसमें अपनी जान बचाने के लिए हमें रेगी को शूट करना पड़ गया। इस तरह दोस्तों इन्होंने इस केस को गलत अंजाम देकर क्लोज कर दिया था। इसीलिए प्रेजेंट में भी ये दोनों काफी एक्शन के साथ बढ़िया तरीके से झूठ बोलते हैं कि वहाँ पे शूट आउट हुआ था। उस वक्त मार्टिन ने उस कंटेनर में जो देखा और जिसके बाद उसने रेगी को शूट किया, वो बात हमें दिखाई जाती है। पता है, उस कंटेनर में 2 नाबालिग लड़कियां ऐसे पड़ी हुई थी कि क्या कहें। रेगी ने उनको अब्यूज और टॉर्चर किया था। रेगी को मारने के बाद ये दोनों उन बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और आखिरकार इन्होंने वो केस क्लोज कर दिया था। इस केस को सॉल्व करने के लिए डिपार्टमेंट में इनकी काफी प्रशंसा भी हुई थी। इसके बाद कई साल बीत गए, जिस दौरान मार्टिन अपनी वाइफ के साथ मिल गया था। कोल किसी दूसरे केस में होता है जिसमें मुजरिम को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन वो जुर्म कबूल नहीं कर रहा। वो कहता है कि प्लीज मुझे इस केस से बचा लीजिए, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा। 1995 में आप जिस कर्मकांड वाले कत्ल को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उसमें जिस कातिल ने उन लड़कियों को कत्ल किया, मैं उसे जानता हूँ। तो कोल चिढ़कर कहता है कि उस कातिल को तो हमने कब का पकड़ लिया और उसे अपने हाथों से मार भी डाला। लेकिन मुजरिम कहता है कि सर, आपने गलत आदमी को मारा था। वो कातिल आज भी आजाद घूम रहा है, उसका नाम है येलो किंग। और दोस्तों यही नाम इन्होंने उस विक्टिम की डायरी में भी देखा था। ये नाम सुनकर कोल के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत ही मार्टिन को इन्फॉर्म करता है और दोनों ही उस कैदी से मिलने जेल के लिए निकल जाते हैं। मार्टिन कहता है कि मुझे लगता है वो कैदी झूठ बोल रहा है, अगर वो कातिल जिंदा है तो उसी पैटर्न में दोबारा कत्ल जरूर करता, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। कोल कहता है कि ये हम यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं, शायद वो आज भी कत्ल कर रहा हो, लेकिन हमें उसकी खबर ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। दोनों जेल जाकर देखते हैं तो शॉक, क्योंकि उस कैदी ने खुद अपनी जान ले ली थी, लेकिन मरने से पहले उसने फोन पे किसी से बात की थी। ये लोग उस फोन कॉल को ट्रेस करके एक जगह पहुंच जाते हैं जहां कोई सीसीटीवी नहीं है और सिर्फ एक इकलौता फोन बूथ है। मतलब इस फोन से किसी ने उस कैदी को कॉल करके उसको धमकाया होगा, जिसकी वजह से वो डर गया और उसने अपनी जान ले ली। और इसी के साथ दोस्तों इन्होंने उस केस को खत्म कर दिया और उसके बाद ये दोनों उस केस में दोबारा कभी इन्वॉल्व नहीं हुए। ये सारी बातें ये प्रेजेंट में इन नए डिटेक्टिव्स को बता रहे होते हैं, लेकिन डिटेक्टिव्स कोल से पूछते हैं कि आप ये जो बातें बता रहे हो वो सब तो हम खुद जानते हैं,
लेकिन हमारा सवाल ये है कि अब मतलब 2012 में उसी पैटर्न में एक लड़की का कत्ल हुआ है और उस क्राइम स्पॉट पर और इन्वेस्टिगेशन की जगहों पर हर जगह पर आप नजर आए, तो आप इन जगहों पर क्यों आते थे? और तो और डोरा का केस क्लोज हो जाने के बाद आज तक आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? इस बारे में आपका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? आप हमें अपने घर की तलाशी भी नहीं लेने दे रहे, इसलिए हमें तो आप पे शक हो रहा है। वो मार्टिन को भी बताते हैं कि हमें शक है कि कोल ही ये सारे कत्ल कर रहा है, पर मार्टिन यकीन नहीं करता। वो कहते हैं कि आप खुद ही सोचिए, जब आप दोनों उस डोरा के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो सारे एविडेंस और क्लूज तो कोल ने पता लगाए थे, और वो इसीलिए क्योंकि उसने पक्की प्लानिंग करके किसी और को इस केस में फंसाया और उसे फिर आप लोगों ने कातिल समझकर मार डाला। दोस्तों अब तो मार्टिन को भी थोड़ा थोड़ा शक हो जाता है। कहानी फिर पास्ट में जाती है जब कोल डोरा के घर के अंदर होता है। वहाँ पेड़ की जड़ों से बना एक पैटर्न होता है जो कि उस क्राइम सीन पर था जहाँ डोरा मरी पड़ी थी। कोल उस पैटर्न को देख रहा होता है बड़े ध्यान से, पर उस कैदी ने कोल को ये बताया था कि असली कातिल येलो किंग है। अगर सच में येलो किंग नाम का कोई कातिल है और वो आज भी कत्ल कर रहा है तो उसके कत्ल के बारे में किसी को पता क्यों नहीं है? क्या वो इतना सीक्रेटली कत्ल करके कहीं छुपा हुआ है? अगर ऐसा है तो मिसिंग कंप्लेंट्स की जांच करने से कुछ हद तक तो सच का पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों कोल भी वही करता है और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोल को पता चलता है कि एक खास स्कूल की लड़कियां लापता हुई हैं। इतना ही नहीं, 1995 में रेगी के अड्डे पर इनको 2 लड़कियां मिली थी और उनमें से एक लड़की आज तक मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है और एक इंस्टीट्यूशन में रहती है। कोल उससे पूछता है कि रेगी और उसके असिस्टेंट के अलावा उस जगह पे कोई तीसरा आदमी था या नहीं, तो वो लड़की डर डर के बताती है एक और आदमी था जो लंबा, बहुत बड़ा और डरावना दिखता था। वो बहुत बुरा आदमी था, उसके मुंह के पास एक निशान था, उससे मुझे बहुत डर लग रहा था, कहकर वो चिल्लाने लग जाती है। अब ये लड़की जो भी बता रही है दोस्तों, वो उस पहली विक्टिम डोरा के बॉयफ्रेंड के होलिये से एग्जैक्टली मैच कर रहा होता है। मतलब वही कातिल था और रेगी शायद उसके नीचे काम कर रहा था। लेकिन इस बीच मार्टिन और कोल का चीफ इनको वार्न कर रहा था कि गड्ढे में मुर्दे क्यों खोद रहे हो तुम दोनों, आइंदा उस पुराने केस को कभी खोलना मत। लेकिन कोल को तो सच जानने से मतलब था। वो चीफ की बातों को इग्नोर करते हुए उस स्कूल के प्रिंसिपल से मिलता है जहाँ कई बच्चियां गायब हुई थी। वहीं वो बताता है कि वो स्कूल घाटे में चल रहा था, इसलिए वो बंद कर दिया गया। लेकिन जब वो चल रहा था तब कई बच्चे गायब हुए थे। अब दोस्तों क्योंकि उस स्कूल का ओनर बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है, तो इस बारे में ज्यादा पूछताछ ना करते हुए कोल वहां से निकलता है। और फिर एक बार कोल को चीफ की डांट पड़ जाती है। यहाँ मिशेल जो मार्टिन के साथ सुलह करके उसके साथ रह रही थी, उसे मार्टिन के फोन पर एक लड़की की फोटो देखकर इतना गुस्सा आता है कि वो कोल के घर जाकर उसके साथ क्लोज होने लग जाती है। वो घर आकर खुद मार्टिन को ये सारी बातें बताती है, तो मार्टिन को बड़ा गुस्सा आता है और वो ऑफिस में ठीक से काम नहीं कर पाता। वो कोल से भी बहुत लड़ता है। तब उनका चीफ आकर पूछता है कि तुम दोनों के बीच ये प्रॉब्लम क्या है। लेकिन क्योंकि दोस्तों ये काफी पर्सनल मामला हो गया था तो दोनों कुछ नहीं बताते। कोल तो अपनी नौकरी छोड़कर चला जाता है। मार्टिन ने मिशेल को डिवोर्स दे दिया था और वो अब भी पुलिस डिटेक्टिव का काम कर रहा है। इस तरह कुछ और साल बीत जाते हैं और अब प्रेजेंट में ये नए डिटेक्टिव्स इन दोनों से अलग अलग पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के बाद वो दोनों को जाने देते हैं। मार्टिन अपनी कार में जा रहा होता है और कोल अपनी कार में उसके पीछे आता है। मार्टिन फिर अपनी कार रोक लेता है और कोल भी बाहर उतरकर मार्टिन के पास आता है और कहता है कि बहुत साल बाद मिलना हुआ पार्टनर, चलो कहीं जाकर ड्रिंक करते हैं। इनके बीच जो लड़ाई थी, प्रॉब्लम्स थी, इतने सालों में शायद वो खत्म हो गई और मार्टिन भी हाँ कर देता है। फिर दोनों एक ही कार में वहां से निकलते हैं। दोनों एक बार में जाकर बातें करने लगते हैं। मार्टिन बताता है कि उन डिटेक्टिव्स को शक था कि ये सारे कत्ल तुमने किए होंगे। मुझे भी तुम पे शक हो गया था, लेकिन मुझे पता था कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। लेकिन काम छोड़कर तुम इतने साल क्या करते रहे? तुम्हारा तो हुलिया भी एकदम बदल चुका है। तो कोल मार्टिन को लेकर अपने घर आ जाता है। वैसे कोल किसी भी डिटेक्टिव को अपने घर नहीं आने देता, लेकिन अब वो मार्टिन को अपने घर ले आया क्योंकि फिलहाल मार्टिन एक डिटेक्टिव नहीं है। मार्टिन ने डिटेक्टिव की नौकरी क्यों छोड़ दी ये तो आगे पता चलेगा दोस्तों। अब कोल के घर में हर तरफ उस येलो किंग की डिटेल्स, उसके केस फाइल्स, नोट्स वगैरह होते हैं। मतलब कोल ने उस कातिल येलो किंग का पता लगाने की कोशिश में इतने साल गुजारे थे। ये सब देखकर मार्टिन कहता है कि तुमने अपनी लाइफ के इतने साल बर्बाद कर दिए। समझने की कोशिश करो कोल, येलो किंग नाम का कोई है ही नहीं। तो कोल कहता है कि समझ तो तुम नहीं रहे हो मार्टिन। ये एक स्कूल है, इस स्कूल के आसपास रहने वाले छोटे बच्चे गायब हुए हैं। इन सारे बच्चों का कत्ल येलो किंग ने किया है। यही नहीं, इस स्कूल के ओनर का भी इसमें कनेक्शन है। मार्टिन कहता है कि फिलहाल तो इस स्कूल का ओनर बूढ़ा हो चुका है और काफी सीरियस कंडीशन में है क्योंकि किसी ने उसको हाई डोजेस नशीला पदार्थ दे दिया और वो काम तुम ही ने किया है, राइट कोल? देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मार्टिन, लेकिन उस स्कूल का ओनर ऐसी ही बदतर मौत डिजर्व करता है। उसका रीजन तुम खुद ही देख लो, कहकर कोल एक वीडियो प्ले करता है। छोटी बच्चों को उस स्कूल का ओनर और उनके आदमी अब्यूज करके, टॉर्चर करके मार डालते थे। मार्टिन से ये देखा नहीं जाता और वो तुरंत वीडियो ऑफ कर देता है। मार्टिन को लगता है कि शायद कोल सही कर रहा है और वो उस कातिल को, जो कि आजाद घूम रहा है,
उसे पकड़ने में अब कोल की मदद करने का फैसला करता है। कई साल के बाद ये दोनों फिर एक बार मिलकर उस क्लोज्ड केस के गड्ढे में मुड़ते खोदने की कोशिश में लग जाते हैं। वो रेगी के एक साथी का पता लगाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, क्या तुम मुंह पे निशान वाले किसी आदमी को जानते हो? वो बताता है कि हाँ, रेगी के साथ एक आदमी आता था, दिखने में लंबा चौड़ा और काफी खतरनाक दिखता था। फिर वो एक औरत से मिलने जाते हैं जो कि उस स्कूल के ओनर के घर कई साल काम कर चुकी थी। वो भी यही कहती है कि एक लंबा आदमी मालिक के घर आता था जिसकी मुंह पे अजीब सा निशान था। फिर वो उस औरत को पेड़ का वो जड़ है ना, उसका बना हुआ पैटर्न दिखाते हैं तो वो घबरा जाती है। मतलब ये तो पक्का हो चुका कि ऐसा कोई आदमी है जिसके मुंह पे वो निशान है, और हो सकता है कि वो आदमी उस स्कूल का ही कोई स्टाफ हो, शायद वहाँ का टीचर रह चुका हो। इतना ही नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट में एक और डिटेक्टिव है जो कि पहले उस स्कूल में काम कर चुका है। तो मार्टिन गोल्फ खेलने के बहाने उससे बात करने लगता है और उस स्कूल के बारे में इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो डिटेक्टिव बड़ी होशियारी से बातें करके घुमा देता है और उस स्कूल के बारे में कुछ नहीं बताता। फिर मार्टिन और कोल बात कर रहे होते हैं और तब कोल पूछता है, एक बात बताओ मार्टिन, तुमने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी? मार्टिन बताता है कि एक केस को इन्वेस्टिगेट करने को मैं गया और वहाँ एक छोटे बच्चे को माइक्रोवेव ओवन में रखकर मार डाला गया था। दोस्तों, उसी पॉइंट पर मार्टिन ने डिसाइड कर लिया कि ऐसा काम करना ही नहीं जहाँ पे आए दिन ऐसे घिनौने मौत देखने पड़े। अब अगले दिन दोस्तों मार्टिन फिर उस डिटेक्टिव से मिलता है जिसके साथ वो गोल्फ खेलता था। वो कहता है कि देखो मार्टिन, मैं जानता हूँ कि तुम उस स्कूल के बारे में मुझसे जानना चाहते हो, लेकिन तुम कुछ भी कर लो, मैं उस बारे में नहीं बता सकता। मार्टिन कहता है कि मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन मेरा दोस्त तुमसे कुछ पूछना चाहता है। और तब कोल हाथ में गन लिए वहाँ पे आता है। इसी बीच वो दो नए डिटेक्टिव्स जिन्होंने मार्टिन और कोल को इंटरोगेट किया था, वो मार्टिन और कोल के स्टेटमेंट्स के मुताबिक उस स्कूल के आसपास की जगहों में अपनी तलाशी शुरू कर देते हैं, पर उन्हें शक करने लायक कुछ नहीं मिलता। उल्टा रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और वो भटक जाते हैं। तो खुशकिस्मती से वहाँ स्कूल का एक वर्कर होता है दोस्तों, जो उन्हें रास्ता बताता है और दोनों डिटेक्टिव्स वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ कोल और मार्टिन उस डिटेक्टिव को वही वीडियो प्ले करके दिखाते हैं और देखकर उससे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उस स्कूल से लापता हुई बच्ची का केस इसी ने हैंडल किया था, लेकिन उसने उस केस को तुरंत क्लोज कर दिया था और उसी बच्ची को इस वीडियो में अब्यूज और टॉर्चर किया जा रहा था। बताओ, वो रो देता है कि मैंने खुद उस केस को क्लोज नहीं किया था, बल्कि मेरे सीनियर ऑफिसर्स के प्रेशर ने मुझे ये करने पे मजबूर किया। और इस वीडियो में जो लोग उस बच्ची के साथ ये सब कर रहे हैं, सबके सब बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी है। इनकी पहुंच इतनी ऊंची है कि हम इनके लिए कुछ भी नहीं है। इन पे केस करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मार्टिन और कोल का मेन मकसद है मुंह पर निशान वाले उस कातिल का पता लगाना। ये लोग इस केस को कई एंगल से देखते हैं और तब वो नोटिस करते हैं कि पहली विक्टिम डोरा का घर हो या फिर इन्होंने जिस रेगी को शूट किया हो उसका घर हो, एक ही टाइप की स्टाइल और पेंटिंग की गई थी इन घरों में, और वो भी रिसेंटली पेंट की गई थी। मतलब हमें इस पेंट और इस स्टाइल को पकड़कर ही आगे बढ़ना होगा। ये डिसाइड करके वो उस टाउन में एक और घर का पता लगाते हैं जहाँ बिल्कुल उसी टाइप और स्टाइल में पेंट किया गया था। वो उस घर की ओनर, जो कि एक बुजुर्ग है, उनसे उन पेंटर्स के बारे में पूछते हैं। तो बुजुर्ग औरत बताती है वो पेंटर्स तो बड़े अच्छे लोग हैं, खासकर एक पेंटर जिसके मुंह पे बड़ा सा निशान है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। और यहाँ ये लोग कन्फर्म हो जाते हैं कि ये लोग जिस कातिल को ढूंढ रहे हैं वो एक पेंटर है। वो पूछते हैं कि हमें भी अपना घर इसी स्टाइल में पेंट करवाना है, उस पेंटर का एड्रेस मिलेगा क्या? तो वो भी इनको एड्रेस दे देती है। असल में दोस्तों वो पेंटर कोई और नहीं, वही वर्कर है जिसने उन नए डिटेक्टिव्स को रास्ता बताया था। वैसे कौन ने खुद इस आदमी को देखा है दोस्तों, और एक बार जब वो उस जले हुए चर्च के फादर से ये लोग मीटिंग के दौरान मिले थे, कौन ने वहाँ पर आए हुए एक आदमी से भी पूछताछ की थी जिसे ऑटिज्म था। वही है दोस्तों असली कातिल, जो ऑटिस्टिक होने की एक्टिंग कर रहा था, और वही आदमी अपने घर में अपने ही पिता को तड़पा तड़पा कर मार रहा है। ऐसा साइको है ये, इसका नाम है एरोल चिल्ड्रेस। लेकिन हम तो समझ रहे थे कि कातिल येलो किंग है, लेकिन नहीं दोस्तों, असल में येलो किंग शैतान का दूसरा रूप है, और उसका रूप उस जले हुए चर्च की दीवार पर बना हुआ था। ये लोग उस शैतान की पूजा करते हैं, और एरोल उस स्कूल में पेंटर था, और पेंटिंग के दौरान वो स्कूल की छोटी बच्चों को एक एक करके उठा ले जाकर अब्यूज करता था। लेकिन एरोल के इस घिनौने क्राइम में बड़े बड़े लोग शामिल थे, इसीलिए ये लोग एरोल को पकड़ने से पहले उस वीडियो की कई कॉपीज बनाते हैं जिसमें उस बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा था वही। फिर उन कॉपीज को कई लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि जब ऊंची पहुंच वाले लोग इन्वॉल्व हैं तो जाहिर है इनकी जान को खतरा हो सकता है, और ये लोग जिंदा नहीं बचे तो एविडेंस तो मीडिया और पुलिस में जरूर रहेगा ताकि सच्चाई दुनिया के सामने आ जाए। मार्टिन उन दो नए डिटेक्टिव्स को भी एरोल का एड्रेस देता है और कहता है अगर मैं और कोल वापस नहीं आए तो इस एड्रेस पर आ जाना। फिर मार्टिन और कोल उस एड्रेस पे जाते हैं। मार्टिन आगे के दरवाजे पे जाकर खड़ा हो जाता है और कोल पीछे के दरवाजे की ओर जाता है। एरोल की वाइफ दरवाजा खोलती है, लेकिन इसी बीच दोस्तों कोल पीछे एरोल को पकड़कर गन पॉइंट पर ले लेता है, उसको सरेंडर करने को कहता है, लेकिन एरोल तो जंगल के रास्ते अंदर भाग जाता है। कोल भी उसका पीछा करते करते जंगल के बीच आकर एक घर के अंदर आता है। यहाँ मार्टिन एरोल के घर की तलाशी लेता है तो पता चलता है कि एरोल ने अपने सगे पिता को टॉर्चर करके मार डाला। ये देखकर वो तुरंत कोल की मदद के लिए भागता है, और यहाँ एरोल दोस्तों कोल के पेट में चाकू
खोपकर उसे पूरी तरह पीटता है। इतने में मार्टिन वहां पहुंच जाता है और एरोल पे शूट कर देता है, लेकिन गोली चलने के बाद भी एरोल मार्टिन पे ऐसी तेजी से चाकू फेंकता है कि मार्टिन की छाती पर चाकू उतर आ जाता है। एरोल इन दोनों को काफी मारता है और आखिर में वो मार्टिन की जान लेने उसके पास जाने लग जाता है तो पीछे से कोल ठीक उसके सर पे शूट करता है और उसका खेल खत्म। लेकिन अब कोल और मार्टिन दोनों को ही चाकू लगा हुआ है और दोनों मरने की हालत में है, तो दूर एक फ्लेयर गन शूट किया जाता है। इन्होंने नए डिटेक्टिव्स को इस जगह का पता बता दिया था और कहा था कि हम वापस ना आए तो वहां पहुंच जाना। वही डिटेक्टिव्स आए होते हैं, वो इनको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लेके जाते हैं। मार्टिन फिर भी ठीक है दोस्तों, लेकिन कोल तो कोमा में है। मार्टिन की वाइफ और उसके बच्चे आ जाते हैं, जिसको देखकर वो बड़ा खुश होता है। फिर मार्टिन कोल को देखने जाता है जो कि कोमा से बाहर आ चुका है। कोल को खुश होना चाहिए कि उस कातिल एरोल को खत्म कर दिया गया है, लेकिन उसको चैन नहीं आता क्योंकि कातिल भले मर गया हो, लेकिन उस वीडियो में जो ऊंची पहुंच वाले बड़े बड़े लोग हैं उनका ये लोग बाल भी बांका नहीं कर पाए। तो मार्टिन कहता है कि देखो, जैसे हमने कातिल का पीछा करके उसे मार डाला वैसा हम उन लोगों के साथ नहीं कर सकते। वो लोग इस समाज में ऊंचे वर्ग के लोग हैं, उन्हें पकड़ना और उन्हें गुनहगार साबित करना उतना आसान नहीं है। ऊपर से उस वीडियो में उन लोगों ने मास्क पहन के रखा हुआ है, उन्हें हम कैसे पहचानेंगे? वैसे उन्हें कानून के सामने लाना नामुमकिन नहीं है, फिर भी वो अपने इन्फ्लुएंस और समाज में अपने दर्जे और पावर के बल पर इन केसेस को झूठा साबित करके बच जाएंगे। कुछ दिन बीतते हैं दोस्तों, कोल की तबीयत में सुधार होता है। मार्टिन कोल को एक व्हीलचेयर पर बिठाकर बाहर लेके आता है और यहाँ पे कोल बताता है कि एरोल को खत्म करने के बाद मेरी जान लगभग मुझे छोड़कर जा चुकी थी और मुझे अपनी बेटी भी दिखने लगी और मुझे लगा कि मैं भी उसके पास पहुंचने वाला हूँ, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। मैं अपनी बेटी को बहुत मिस करता हूँ। कहकर कोल बहुत रोता भी है। मार्टिन कहता है कि तुम्हारी बेटी ऊपर से तुम्हें देख रही होगी और अपने पापा पर आज बहुत ही गर्व महसूस कर रही होगी क्योंकि तुमने उस एरोल को मारकर न जाने अपनी जैसी कितनी बच्चों की जान बचा ली, और तुम कितने दिन यूं ही व्हीलचेयर पर बैठे रहोगे, उठो जरा। कहकर वो कोल को उठने में मदद करता है और कोल को अपने कंधे का सहारा देकर मार्टिन उसे वहां से लेके जाता है। और यहीं पे दोस्तों ट्रू डिटेक्टिव नाम की इस सीरीज का सीजन 1 खत्म होता है। शुरू से लेकर अंत तक ये रियल लाइफ स्टोरी है। शायद आप समझे नहीं, उस वीडियो टेप में जो दिखाया गया था कि छोटी छोटी बच्चों को बड़े बड़े अमीर लोग मास्क पहनकर अब्यूज और टॉर्चर कर रहे थे, वो सच था। और ये सब करने वाले बड़े बड़े लोग आज भी अमीर ही हैं और समाज में सर उठाकर जी रहे हैं। आज तक इस तरह के कांड हो रहे हैं इस दुनिया में। उनके इस काली करतूतों का अगर कोई पर्दाफाश करने की कोशिश भी करे तो उन्हें ऐसे मिटा दिया जाएगा जैसे कि कभी वो इस धरती पे थे ही नहीं। इस कहानी में जो दिखाया गया है रियलिटी इससे कई ज्यादा घिनौनी है दोस्तों। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।